इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 साल के जश्न के तौर पर मीडिया संवाद कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री और डीपीआर मिनिस्टर रघु शर्मा मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मौजूद हैं। कुछ ही देर में मीडिया संवाद शुरू होगा, जिसमें पत्रकारों के सवाल होंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जवाब होंगे। सर, आपकी अनुमति हो तो स्टार्ट करें सर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज ये संवाद कार्यक्रम आप सभी के साथ रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी राजस्थान श्री अजय माकन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और तमाम मंत्रीगण, सभी का स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान प्रभारी श्री अजय माकन जी से कि वो प्रेस वार्ता को शुरू करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल के तमाम वरिष्ठ सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित प्रेस से आए हुए तमाम साथीगण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर अशोक गहलोत जी का और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहाँ पर काम किया, हमने मैनिफेस्टो का भी आंकलन करा और जिस तेज़ी से मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से, इसी गति से आगे आने वाले समय में मैनिफेस्टो के जो बाकी बिंदु हैं उसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। आज लेकिन मुख्यतः मैं जिस बात को आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जिस प्रकार से आज पूरे देश का किसान परेशान है, सड़कों पे है और जो 3 काला कानून भारतीय सरकार ने, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्लियामेंट से गैर लोकतांत्रिक तरीके से पास करा करके किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात किया है, आज पूरा का पूरा देश और किसान उद्वेलित है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ मार्च निकाला और राष्ट्रपति जी को जाकर के ज्ञापन दिया कि ये तीनों काले कानून को निरस्त किया जाए, इसको वापस लिया जाए और सरकार उसके बाद में फिर दोबारा से किसानों से बात करे कि किस प्रकार से कार्य आगे होना चाहिए। आज जब हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बहुत ही संक्षिप्त में इन काले कानूनों का हम लोग क्यों विरोध करते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। हम लोगों का मानना है कि ये तीनों काले कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर एक तरीके से कुठाराघात करते हैं। जो मंडियों में जो अच्छे पॉजिटिव जो काम होते हैं उसको खत्म करने का एक प्रयास है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं और इसमें केवल और केवल मोदी जी के जो मित्र पूंजीपति हैं उनके फायदे को दिमाग में रख करके ये कानून को बनाया जा रहा है और किसानों के हितों की हत्या एक प्रकार से हो रही है। आप सब लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जब रखा गया तो उसका केवल एक यही मकसद नहीं था कि किसानों को
न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, बल्कि इसके और बहुत सारे इसके प्रभाव, इसके सकारात्मक इसके उद्देश्य थे। सबसे महत्वपूर्ण कि ये प्राइस फिक्सेशन करता है, यानी कि एक तरीके से मूल्य निर्धारित करता है मार्केट के अंदर। दूसरा, जो बफर स्टॉक है हमारे जरूरत के ऊपर, जो जब जरूरत अगर पड़े, कोई आपदा आए तो उस वक्त की तैयारी भी इसके माध्यम से होती है। और साथ साथ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ये फीड करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी ये फीड करता है, जिससे गरीब लोगों को हमारे देश के अंदर फायदा होता है। और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होता है, उसके ऊपर अगर प्रहार होता है, तो सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पे प्रहार नहीं होता, वो साथ साथ किसानों के मूल्य निर्धारण के ऊपर भी प्रहार है। हमारे देश के अंदर बफर स्टॉक, जो जरूरत पड़ने के ऊपर जो सरकार को, देशवासियों को जरूरत है, अकाल के ऊपर, विपदा के ऊपर, उसके ऊपर प्रहार है। और साथ ही साथ में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के ऊपर भी प्रहार है। इसलिए ये तीनों के ऊपर प्रहार है, जो कि इसके माध्यम से हो रहा है। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955-56 में जब लाया गया था, तो उसका मेन मकसद यह था कि जमाखोरी को और मुनाफाखोरी, जमाखोरी के माध्यम से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोका जाए। और इन्होंने इस बार इन 3 काले कानूनों में से एक जो उसकी अमेंडमेंट करी है, उसके अंदर क्लॉज 3(1) को अमेंड करके 1A साथ में जोड़ दिया गया है, जिसमें पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दो तरीके के आइटम्स बना दिए गए हैं। और पेरिशेबल आइटम्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे पेरिशेबल आइटम्स के अंदर जब 100% बढ़ेगा उसकी कीमत, जब भी सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार उससे पहले हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उस सरकार उससे पहले मुनाफाखोरी नहीं रोक सकती। और नॉन पेरिशेबल आइटम्स के अंदर 50% से ऊपर जब कीमत बढ़ेगी, जब यानी कि जब तक 100% या 50% नहीं बढ़ेगी, जब तक कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की अमेंडमेंट की वजह से जितना मर्जी होर्डिंग, जितना मर्जी उसको जमाखोरी कर सकें और उसके बाद में उसको उसके अंदर उसी के माध्यम से फायदा अपना ब्लैक मार्केटियरिंग के साथ में कर सकें, ये पूरी की पूरा एक तरीके से लाइसेंस दे दिया गया। दूसरा, इनका कानून फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, इसके माध्यम से मंडियों की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसके अंदर क्लॉज 2M में ट्रेड एरिया को ऐसा परिभाषित किया गया है जिसमें खेत, फैक्ट्री, प्रीमाइसेस, साइलो या कोई और स्थान या ढांचा पूरे देश में कहीं पे भी हो, वहां पर व्यापार किया जा सकता है। केवल मंडी में व्यापार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन केवल अकेले यही नहीं, इसके साथ में यह भी जोड़ दिया गया है कि जो मार्केट सेस या जो मंडी का सेस या जो टैक्स मंडियों के अंदर दिया जाता है, यहां पर वो टैक्स और सेस की जरूरत नहीं है। तो जब आप टैक्स हटा देंगे, जब सेस हटा देंगे और सस्ता वहां पर अगर करना शुरू करेगा, तो आप धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन एक तरीके से मंडियों को दे रहे हैं। इसके माध्यम से यह किया जा रहा है। और इसमें भी अभी मंडियों का फायदा एक सबसे बड़ा यह होता है कि आपस में झगड़े वहीं पे मंडी पे ही आपस में तय हो जाते हैं। अब इसका चैप्टर 3 क्लॉज 8 के अंदर डिस्प्यूट रिड्रेसल यानी विवाद निराकरण के अंदर एसडीएम को पावर दिए गए और एसडीएम की अथॉरिटी को पावर दी गई। उसके बाद एपेलेट अथॉरिटी कलेक्टर के लेवल के ऊपर बनेगी, उसके ऊपर जो है जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बनेगी। और सिविल कोर्ट्स को इसमें डिबार कर दिया गया है, इसके अंदर सिविल कोर्ट्स कहीं पर भी आ सके। तो जब आप मंडी से ये पावर्स उठा लेते हैं, सिविल कोर्ट से आप ये पावर्स उठा सकते हैं। और एसडीएम और कलेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रेंड हैं, मैंने अशोक गहलोत जी की प्रेस वार्ता पिछली बार हुई थी, सुनी थी, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ऑलरेडी हमारे ऑफिसर्स के ऊपर इतना दबाव है काम का, और ऊपर से ये डिस्प्यूट रिड्रेसल का, वहां पर वो लोग कैसे उसको देख पाएंगे और कैसे न्याय मिलेगा। जो काम मंडी लेवल पे नीचे हो जाता है, उस चीज को क्यों नहीं वहां पर अभी होता है, और उसको चेंज करने की सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश रही है। इसीलिए कोशिश हुई है कि जो साधारण किसान है, छोटे किसान है, जो बहुतायत में है, उन लोगों को कहीं पर भी न्याय ना मिल सके। तीसरा जो कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध फार्मिंग को का रास्ता खोल करके उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स को घुसाने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस कानून की धारा 4 की उपधारा 4 में कहा गया है, और यह बड़ा जरूरी है समझना, कि अनुबंध के समय फसल की क्वालिटी
ग्रेड और स्तर अनुबंध में सुनिश्चित करना होगा। यानी कि जो उसकी क्वालिटी और स्तर अनुबंध में सुनिश्चित करने की कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाने की जरूरत है, और अगर नहीं होगा तो किसान को उसकी कीमत नहीं दी जा सकती। तो ये इसका नाम है बिल का फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, लेकिन फार्मर्स को एम्पावर नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो कंपनीज हैं उनको एम्पावर कर रहा है कि किस तरीके से उसको बचाया जा सके। इस कानून में भी सिविल कोर्ट में जाने से किसानों को उनको अधिकारों के अंदर वंचित किया गया है, और साथ ही साथ में इस कानून की धारा 7 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार की कोई भी अनुबंध करने वाला कानून हो, वो कानून को ये निरस्त करता है। तो राज्य सरकार के भी पावर्स इन्होंने खत्म कर दिए कि क्रय विक्रय के अंदर जो राज्य सरकार की जो पावर्स हैं उसको भी ये खत्म करके ये इसके तहत फैसला किया जाएगा, जिसमें सिविल कोर्ट्स को एकदम डिबार कर दिया गया है, सिविल कोर्ट्स भी इसका फैसला नहीं कर सके। तो ये जो 3 कानून जो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से जमाखोरी, जैसे मैंने कहा बताया आपको, मंडी के किस तरीके से खत्म करा जा रहा है उस तरीके से, और साथ साथ के अंदर इसका असर आगे आने वाले समय में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। लेकिन यह मोदी सरकार का कोई पहला अकेला इस तरीके से कोशिश नहीं है। पिछले 6 सालों में ऐसे अलग अलग समय के ऊपर 5 ऐसे बड़े बड़े काम मोदी सरकारों ने किसान विरोधी किए हैं, जिसको आज हम लोग जरूर इसमें यहां पर आप लोगों के सामने फ्लैग करना चाहते हैं। सबसे पहला, जैसे ही मोदी सरकार आई 2014 में 12 जून को सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि अगर कोई भी राज्य सरकार 1 रुपया बोनस भी एमएसपी से ऊपर देती है, हमारी कई राज्य सरकारें दे रही थी, तो वहां से उस स्टेट से केंद्र सरकार कोई भी फसल नहीं खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई केंद्र सरकार वहां से फसल नहीं खरीदेगी। यानी बोनस देने से जो राज्य सरकारें दे भी रही थी या जो देने की आगे इच्छा भी रखती थी, उनको ऊपर पूरी तरीके से इन्होंने कहा कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 1 रुपए का बोनस भी नहीं दे सकते, इससे बड़ा किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं हो सकता। आप लोगों को याद होगा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की भारत को देन थी, 2013 में हम लेकर के आए, जिसमें किसानों को जमीन का उचित मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया जा रहा। लेकिन 2014 के अंदर एक के बाद एक 3 अध्यादेश ये मोदी सरकार लेकर के आई, जिसमें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को इस तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया कि कॉर्पोरेट हाउसेस को आराम से वो लोग अपनी जमीन खरीद सके और किसानों को उचित मुआवजा देने की भी जरूरत नहीं। और उस वक्त भी राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में आंदोलन किया और उसके दबाव में आकर के इनको वो अध्यादेश वापस लेने पड़े और वो लैप्स हो गए। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और उस वक्त हम लोगों ने लगातार इसके लिए आंदोलन किया। तीसरा, अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी को देखें तो कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर और भाजपा के समय में जो अगर बढ़ोतरी हुई है, मैं केवल 2-3 चीजों का आपको बताना चाहता हूं, आपको खुद जान करके आश्चर्य होगा। कांग्रेस के समय में धान में 134% की वृद्धि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हुआ और मोदी सरकार में यह केवल 42% हुआ। गेहूं में हमारे समय में 122% था और मोदी सरकार के समय में केवल 41% बढ़ोतरी हुई है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर भी हमारी सरकार ने किसानों को उचित मूल्य मिले, इस चीज के लिए हमेशा से कोशिश करी और जो मोदी सरकार के समय पे इसको कम किया गया और धीरे धीरे करके किया गया। फिर पीएम फसल बीमा योजना, ये फसल बीमा योजना किसानों की बीमा योजना नहीं थी, ये बीमा योजना केवल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा और प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने की जरूरत थी। 2016 में जब ये लागू किया गया तो 2016 खरीफ सीजन से जब लागू किया गया तो 3 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर के 1 लाख करोड़ रुपया इन प्राइवेट कंपनीज को फसल बीमा योजना के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए दिया। और इन 3 सालों के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि 26,121 करोड़ रुपए का मुनाफा इन प्राइवेट कंपनियों ने लिया। यानी पैसा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और किसान का, और मुनाफा इसके अंदर प्राइवेट कंपनियों का 26,121 करोड़ रुपए का मुनाफा केवल इन प्राइवेट कंपनियों ने किसान फसल बीमा योजना के नाम के ऊपर लिया। तो ये किसानों का फायदा तो सरकार किसानों को वैसे ही वापस बांट देती तो किसानों का फायदा ज्यादा हो जाता। 21,000 करोड़ 26,000 करोड़ रुपया जो है प्राइवेट कंपनीज को देने का कोई मतलब नहीं था। खेती लागत की अगर मूल्य की बात करें, जो 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे समय के बाद में
जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के अंदर शासन छोड़ा 2014 में, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में वृद्धि हुई, जिसके अंदर मुख्यतः डीजल हमारे समय पे हम 54-55 रुपए लीटर छोड़ करके गए थे, आज 77-80 रुपए लीटर है, जो सबसे बड़ा जिसका असर होता है। उसी के अलावा आज अगर जो है हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के अंदर किसानों को जो जीएसटी देना पड़ रहा है उर्वरक, कीटनाशक, फेरोमोन ट्रैप, ट्रैक्टर, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी उपकरणों के ऊपर, तो 5 से 18% इसके ऊपर जो है जीएसटी इसके ऊपर लगा दिया गया है, जो पहले नहीं था। उसका असर किसानों के ऊपर अलग से पड़ा है। तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अलग से लागत के ऊपर किसानों को बढ़ोतरी हुई है और इतना बड़ा नुकसान किसानों को पिछले केवल 6 वर्षों के अंदर उनके हुआ है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर आप देखें तो उसके ऊपर भी कोई खास बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं हुई है। बिहार के अंदर कोशिश करी गई थी, 2006 में सारी मंडियां समाप्त करी गई और उसका असर क्या हुआ कि 9,000 सरकारी खरीद केंद्र से कम होकर के आज सिर्फ 1,619 का जो है सरकारी खरीद केंद्र रह गए। वहां पर 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं की उपज बिहार में होती है, जिसमें से केवल 5,000 मेट्रिक टन जो है सरकार ने उठाया है, सरकार ने खरीदा। 61 लाख मेट्रिक टन में से केवल 5,000 आज बिहार के अंदर ये स्थिति है, क्योंकि 2006 में इन्होंने इस कानून को निरस्त कर दिया। वैसे ही कानून लेकर के आए बिहार सरकार ने, जैसे आज केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर कर रही है। तो 9,000 से कम होकर के 1,619 सिर्फ वसूली केंद्र सरकार के रह गए और 61 लाख मेट्रिक टन में से मात्र 5,000 मेट्रिक टन वसूली सरकार ने करी। तो ये परफॉर्मेंस वहां पर, और किसानों की हालात आज बिहार में सबसे खराब हैं। और इन सब चीज़ों को आप देखें कि पूरे देश के अंदर इसी तरीके से फॉलो करने की कोशिश यह केंद्र सरकार कर रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश कांग्रेस को कि हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आंदोलन लेकर के आए, आंदोलन चलाए किसानों के बीच में, ताकि हम लोग सरकार के ऊपर दबाव डाल सकें कि ये तीनों के तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष से मेरा अनुरोध है कि हमारे किसानों के लिए लड़ाई के लिए, जहां पे पूरे देश के किसान उद्वेलित हो रहे हैं और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पर राजस्थान के अंदर हमारे किसानों के हकों की लड़ाई के लिए राजस्थान कांग्रेस जमीन के ऊपर उतर करके उनके हितों के लिए लड़ाई लड़े। यही मैं आग्रह और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी के समक्ष सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा तैयार एक विज्ञापन के रूप में जो टीवी पर प्रस्तुत किए जाने हैं वो प्रस्तुत हैं। को ही सत्ता का एकमात्र उद्देश्य मानने वाले श्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के रूप में पुनर्जन सेवा की जिम्मेदारी संभाली और तुरंत लोकतांत्रिक नवाचार के तहत जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया तथा पहले 2 वर्ष में ही आधे से अधिक वादे पूरे कर दिखाए। कोरोना भी राजस्थान के हौसलों को परास्त नहीं कर पाया और प्रदेश की रणनीति पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। इन 2 वर्षों में राजस्थान सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी निर्णय, कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करते हुए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ, मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता राशि बढ़ाकर 2 गुनी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत चुनिंदा जिलों में वित्तीय सहायता, वृद्धों, निशक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन में वृद्धि, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन की दिशा में आम जन को सीधे मुख्यमंत्री तक ईमेल पहुंचाने की सुविधा। चाहे कोई वर्ग हो, पिछड़ा, दलित, गरीब, महिला, बच्चे या बुजुर्ग, चाहे कोई क्षेत्र हो, गांव, शहर या कस्बा, राजस्थान सरकार समस्त जन कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है, क्योंकि प्रदेश में विकास का अर्थ है समावेशी व सर्वांगीण विकास, हर तबके का सम्मान, हर पीड़ित के प्रति संवेदना, और इसी से है प्रदेश की जनता में आत्मविश्वास और सुरक्षा की एक सुखद अनुभूति। 2 वर्ष में समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान, लोकहित और जन कल्याण। 2 वर्ष जन सेवा के।
कोविड-19 यानी कोरोना महामारी ने दुनिया के सबसे विकसित देशों को भी घुटनों पर ला दिया है। मार्च 2020 में कोरोना के राज्य में दस्तक देते ही मुख्यमंत्री ने देश में सबसे पहले लॉकडाउन का निर्णय लिया और इस बीमारी की तुरंत रोकथाम, जांच व इलाज के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। सरकार ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में सभी राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी व समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लिया। सरकार के प्रभावी कदमों के कारण ही कोरोना के शुरुआती दौर में राज्य का भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना। राज्य ने कोरोना की जांच के लिए सबसे प्रभावी टेस्ट RT-PCR को ही अपनाया। सभी जिलों में इसकी व्यवस्था करते हुए प्रतिदिन 60,000 जांच की सुविधा विकसित की गई। राजकीय अस्पतालों में कोरोना की जांच निःशुल्क होती है और प्राइवेट लैब्स में भी सरकार द्वारा जांच शुल्क अधिकतम 800 रुपए निर्धारित किया गया है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को पूरा इलाज और CT स्कैन की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर 225 प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। राज्य में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का काम युद्ध स्तर पर किया गया। कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। गंभीर रोगियों में ऑक्सीजन की आवश्यकता के मद्देनजर ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता आवश्यकता से दोगुनी विकसित कर ली गई है। इसमें मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, हाई फ्लो नेजल कैनुला, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शामिल हैं। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए राज्य के 10 जिलों में बड़े स्तर पर प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी अगर मरीजों को कोई समस्या रहती है तो उनके इलाज व पुनर्वास के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक और वार्ड स्थापित किए गए हैं। ऐसे मरीज जो घर पर इलाज ले रहे हैं, उन्हें निःशुल्क दवाएं व आवश्यक जानकारी घर पर ही पहुंचाई जा रही हैं। अस्पतालों में भी डे केयर सुविधा विकसित की गई है, जहां पेशेंट बिना एडमिट हुए ही रेमडेसिविर की डोज ले सकते हैं। राज्य में कोरोना मरीजों को 181 हेल्पलाइन पर चिकित्सकीय सहायता व जरूरी सलाह भी मुहैया करवाई जा रही है। इन मजबूत व्यवस्थाओं की बदौलत राजस्थान संक्रमण व मृत्यु दर को अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम रखने में कामयाब रहा है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि इस कठिन दौर में कोई भूखा न सोए। इस दिशा में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं वितरण के लिए राज्य सरकार ने लगभग 325 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार वहन किया। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर विशेष श्रेणी के लगभग 67 लाख लोगों को निःशुल्क गेहूं और चना वितरण किया गया। साथ ही 33 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को 3,500 रुपए की सहायता राशि दी गई। राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर्स की संक्रमण से मृत्यु होने पर परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। आमजन को बचाव की सावधानियां अपनाने को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। 1 करोड़ से ज्यादा मास्क निःशुल्क वितरित किए गए और नो मास्क नो एंट्री एक जबरदस्त जन आंदोलन बना। और अब राजस्थान अपने निवासियों को कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। राजस्थान ने जिस तरह इस वैश्विक चुनौती का मुकाबला किया, वो इस धरती की चिरकालीन जीवटता का उदाहरण है और राज्य के नेतृत्व की सूझबूझ का भी। देखो उदित हुआ है
से सूरज छटने लगी निराशा, उम्मीदों को पर लगे जन जन में जगी ये आशा। हर हाथ को रोजगार, रहे ना कोई भूखा, खेतों में लहराए फसल, पड़े कहीं ना सूखा। आया था दौर तबाही का, चहूं और मचा था हाहाकार। संकल्प अधिक नेतृत्व कुशल, कोरोना पर किया प्रहार। बाधाएं थी जो राहों में, उनका जड़ से संहार किया। रफ्तार भरी उद्योगों ने और अर्थ का पहिया दौड़ पड़ा। जनता की सरकार के 2 साल हो गए पूरे, जननायक गहलोत के हैं ख्वाब और बहुत तेरे। सब ख्वाब होंगे पूरे, जन के हर दुख को हरना है। खुशहाल बने राजस्थान, इस संकल्प को पूरा करना है। 2 वर्ष जनसेवा के। अब मैं आग्रह करूंगा शिक्षा मंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज की इस माननीय मुख्यमंत्री जी की मीडिया संवाद कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 2 साल सफलतापूर्वक पूरे करने पर हमारी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का, तमाम मंत्री पद के साथीगण का और सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मीडिया के तमाम लोग जो सामने विराज रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से वर्चुअल से जुड़े हुए हैं, उन सब का भी इस माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 साल का कार्यक्रम और कार्यकाल आप सबके सामने है। जब सत्ता कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से संभाली थी और अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब जो प्रदेश के हालात थे वो सबके सामने हैं। अराजकता का माहौल था, सभी वर्गों में असंतोष था। सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, शिक्षित बेरोजगार हो, सब में निराशा ही निराशा थी। वित्तीय कुप्रबंधन था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार ने यहां पर काम शुरू किया 17 दिसंबर, उसके बाद में अनेक ऐतिहासिक फैसले किए। चाहे किसानों की ऋण माफी का फैसला हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का, नौकरियां देने का फैसला हो, किसानों की बिजली कृषि बिल में नहीं, टैरिफ नहीं बढ़ने का फैसला हो, अनेकों ऐसे फैसले, कोर्ट से शिक्षित बेरोजगारों की नौकरियों को निकाल करके धरातल पे उनको नौकरियां देने की बात हो, तमाम फैसले किए। लेकिन अचानक मार्च के महीने में कोरोना आया और आप सबके सामने है कि हमारी सरकार को मार्च से लेकर अब तक प्रदेश के लोगों को कोरोना संक्रमण बचाने के लिए, उनको कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। सबको साथ लेकर के सरकार ने काम किया। जनता को ये महसूस कराया कि हाँ, आपके आशा और विश्वास और आपकी मेहनत के कारण से बनी हुई ये कांग्रेस की सरकार आपके लिए दिन हो रात हो खड़ी है। और इसका परिणाम आपने देखा होगा कि 2 साल में कोई हेजिटेशन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। जो गुर्जरों का आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई सा भी हो, उसको निपटाने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार ने, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की बात हो, चाहे 3 ये काले कानून लेकर के आई हो, उससे जूझने का काम भी किया। और उससे हमारे प्रदेश के किसानों को कोई नुकसान नहीं हो,
इसके लिए राजस्थान की विधानसभा बुला करके 3 कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान के वीसीआर के मामले में हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बुला करके फैसला किया। किसान के वीसीआर के मामले में उनको रियायत देने का काम किया। किसान जो 2011 के बाद में एग्रीकल्चर और पीने के पानी के लिए कुआं नहीं खोद सकता था, उसको कुआं खोदने के लिए बिना अनुमति वो अपना ट्यूबवेल खोद सकता है पीने के लिए और कृषि के लिए। आपने देखा होगा कि अनेकों ऐसे फैसले हुए जिसके कारण से पंचायत राज में भी हम भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोट लेकर के आए, और जो नगर निकाय जो ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, वहां पर कोरोना काल के ऐतिहासिक काम और हमारी राजस्थान की सरकार के विभिन्न ऐसी योजनाएं जिनका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक मिला, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आदरणीय माकन साहब ने तीनों बिलों के बारे में प्रकाश डाला कि क्यों लोग खिलाफ हैं, क्यों किसान खिलाफ हैं, किस 30 दिन से सड़कों पे क्यों बैठे हैं। मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते माकन साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, संगठन से जुड़े हुए लोग तमाम किसानों के साथ में, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग किसानों के दुख दर्द में साथ में खड़े हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक सब के सब 28 दिसंबर के दिन से जय जवान जय किसान नारा बोलते हुए किसानों के साथ प्रदेश में किसान संवाद कार्यक्रम चलाएंगे और किसान के साथ में खड़े होकर के उनको विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस संकट के समय में, इस मोदी सरकार के अत्याचार के समय में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ कड़ी मिलेगी। संघर्ष करेंगे। कल केवल ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को देने का कार्यक्रम था, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया नेताओं को। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका संवाद है, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। 2 साल जब पूरे हुए थे तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर स्टेट के कार्यक्रम में ये कहा था, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाह रहा था कि जो 2008 से 13 में आपके कार्यकाल में जो प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ कार्यक्रम है, उनको आए और लोग आकर के हमारे बीच में हमारी समस्याओं का निपटारण करें। तो मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त ये घोषणा कर दी थी, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो डिमांड आई थी कि हमारी जन सुनवाई होनी चाहिए, तो उसको ग्राम पंचायत लेवल पे जन सुनवाई करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला करके हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है। एक कमेटी बनाई है 3 मंत्रियों की। वो कमेटी जल्द ही ये फैसला करके पूरी रूपरेखा बताएगी, और हम सब लोग, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, तमाम लोग ब्लॉक लेवल के ऊपर और ग्राम पंचायतों के जो क्लस्टर लेवल के ऊपर जाकर के जनता की सुनवाई करेंगे। जिस जनता ने
आशा और विश्वास के साथ में कठोर मेहनत करके, तपस्या करके, अपने खून पसीने से सींच करके कांग्रेस की सरकार बनाई है, वो सरकार की कार्यशैली से, सरकार के द्वारा लाई जा रही योजनाओं से काफ़ी खुश है। और हम लोग अब आगे से संगठन के माध्यम से सरकार की अच्छी योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैठे व्यक्तियों को कैसे लाभ मिले, इन योजनाओं को आगे लेकर के हम लोग जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आला कमान की तरफ से, माकन साहब की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे, उसको संगठन के तौर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की कार्यकारिणी की कवायद चल रही है, जल्दी प्रदेश की कार्यकारिणी आएगी, जिलों के अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे, राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी। इसलिए तमाम सारे चीज साथ चलते हुए ये कोविड थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक है, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस जनता ने हम पे विश्वास किया, 5 साल के लिए सरकार बना के दी है, उसकी आशा और विश्वासों के ऊपर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और मीडिया का भी हमारी सरकार को, सरकार की योजनाओं को लेकर के, संगठन को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के जो सकारात्मक सहयोग मिला है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी को, तमाम मंत्रियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आदरणीय माकन साहब का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। हमारे आईसीसी के महासचिव प्रभारी राजस्थान अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी, सेक्रेटरी आईसीसी तरुण कुमार जी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, चीफ विप महेश जोशी जी, डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी जी, और हमारे प्रेस के तमाम मित्रों। और ये क्योंकि ओपन है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनसंवाद के रूप में, जो भी सुन रहे राजस्थान के अंदर, तमाम मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे खुशी है कि लंबे अरसे के बाद में हम लोग फिजिकल मिल पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी सोचते होंगे कब मिलना होगा, क्योंकि वीसी से मिलना अलग बात है और फिजिकल मिलना अलग बात है, रात दिन का फर्क होता है। तो मजबूरी थी हमारी कि करीब मैंने भी 200 वीसी की होगी 8 महीने के अंदर, 200 के लगभग वीसी करी है, कोरोना को लेकर, सब विभागों को लेकर। आपके साथ में 8-10 बार हुई वीसी हुई। पर जिसको कहते हैं मारवाड़ी में उड़ू आना, उड़ू आना, तो उड़ू आ रही थी मिलने के लिए आपसे। तो आज जो बुलाया गया आपको, वो इसलिए बुलाया गया है कम से कम हम लोग रूबरू मिल लें, गपशप कर लें, बातचीत कर लें। बाकी आपको सारा अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, जब डीपीआर के माध्यम से जो फैसले 2 साल हुए हैं, विस्तार से आपको मिलेंगे, पहले पहुँचे भी होंगे और अपडेट किया होगा। तो तमाम, क्योंकि 2 साल के अगर मैनिफेस्टो में जो लगभग 500 के लगभग जो वादे हैं, अगर उसमें 50% पूरे हो जाएं 2 साल में, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। वो वादे सब उसमें लिखे हुए हैं और हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स है उसके ऊपर भी दिए गए हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई व्यक्ति देख सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर भी कुछ बातें मैं आपसे जो समझता हूँ नवाचार के रूप में हैं, जो मुझे आपसे करनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं बुला के बात करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो
सोशल सिक्योरिटी पे आपने देखा कि हमने हमेशा ध्यान दिया, चाहे वो कोरोना था तब भी हमने कहा राजस्थान सतर्क है और कोई भूखा नहीं सोए। तो किसी भी नागरिक ने कमी नहीं रखी। मुझे गर्व है कहते हुए कि तमाम जिनको मैं आह्वान किया, तमाम पार्टी लोगों को बुलाया, धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया और जनता का आह्वान किया। सोशल जो संगठन है, सामाजिक संस्थाएं, सबने मिलकर के पका हुआ खाना हो चाहे सूखा खाना हो घर के पहुंचाना हो, और सरकार ने भी प्रति परिवार 3,500 रुपये, करीब 32 लाख लोगों को फ्री अनाज, फ्री दालें 7-8 महीने तक। सभी तरह से हमने ऐसी स्थिति कर दी लॉकडाउन में कि लोगों को ये महसूस नहीं होगा आज हम तकलीफ में हैं। इसलिए राजस्थान में आप देखा होगा जनता साथ दे रही है कोरोना के अंदर में। और मैं भी आपसे आह्वान करूंगा, आप अपने खुद का, अपने परिवार का, और जितना आप लिख सकते हो कोरोना के बारे में, उसके बारे में आप कंजूस पूरी तरह आगे बढ़ के लिखें। लिखा भी है आपने और माहौल बना भी है। दीपावली के अंदर हम ये कहें पटाखे नहीं छूटेंगे और धनतेरस में एक पटाखा नहीं छूटे, मुझे तो अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि धनतेरस के दिन जयपुर के अंदर पटाखे की आवाज़ भी नहीं आई। इसका मतलब पूरे राजस्थान में ऐसी स्थिति बनी। और दीपावली दिन भी मेरे ख्याल से 1-2% लोगों ने पुराने पटाखे छोड़ दिए होंगे। ये कहना है जनता का साथ है ये, वरना हम लोग क्या कर सकते। खाली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया हेल्थ का, अच्छा काम किया। टेस्टिंग हमारे यहाँ 0 थी, आज 60,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। मृत्यु दर 1% कम रही, रिकवरी रेट शानदार रही, सारे पैरामीटर हमारे शानदार रहे। और पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट हो, चाहे ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछानी हो, 2-3 तरह के प्लांट आते हैं ऑक्सीजन के, वो सब व्यवस्था करनी हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी हो, कोई कमी नहीं रही राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूँ राजस्थान ने पूरे देश में चर्चा है राजस्थान के मैनेजमेंट की, और बिरला मॉडल तो देश के बाहर भी गया। उसी को पूरी दुनिया ने अपनाया एक प्रकार से। पूरी दुनिया के मुल्कों ने करीब करीब उसी को अपनाया। किस प्रकार कंटेनमेंट करना है, किस प्रकार घर घर जा कर के टेस्टिंग करनी है, किस प्रकार क्वारंटाइन करना है। तो ये जो कुछ हुआ ये तो जनता के सहयोग से हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि हमारा ध्यान हमेशा इसमें रहा। अभी हमने एक आयुष्मान भारत की जो योजना थी भारत सरकार की, और स्टेट में चल रही थी, वो भामाशाह के नाम से। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि जो भामाशाह योजना थी वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो नाम थे सिर्फ उनके लिए थी। और आयुष्मान भारत योजना है वो आपको याद होगा यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था सोशल इकोनॉमी, जो बाद में आउट नहीं हुआ था, उन्होंने उसको बेस बनाया। हमने अभी जो किया है, हालांकि थोड़ी देरी हुई है क्योंकि टेंडर करने में प्रक्रिया में टाइम लग जाता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, पर आपको जान के खुशी होगी करीब 50-60 लाख लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं। हमने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो योजना है भामाशाह वाली, उसको भी, और जो भारत सरकार की योजना पूरे देश के अंदर है सोशल इकोनॉमिक सर्वे की, दोनों को मिला करके हमने उसको आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना नाम लिखा उसका हम लोगों ने। और वो अब जल्दी आपका, मैं समझता हूँ कि जनवरी के महीने के अंदर अंदर वो प्रारंभ हो जाएगी। तो 2 बातें हो गई, एक तो संख्या बढ़ गई है, उसका भार भारत सरकार नहीं देगी हमें, उसका भार स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि भारत सरकार सिर्फ 400 करोड़ देगी, 1000 करोड़ हमें वहन करना पड़ेगा राजस्थान गवर्नमेंट को। तब भी हमने मंजूर किया कि संख्या बढ़े, सबको लाभ मिले। नंबर 2, पहले 3 लाख तक का बीमा था, अब 5 लाख तक का बीमा होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जो मतलब अभी ये जनता तक बात पहुँचनी चाहिए। आपकी भूमिका बहुत बड़ी होती है,
वरना ऐसे ऐसे लोग हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उनको स्कीम में 5 साल चल जाओ, उन गरीबों को, पिछड़ों को, डेस्टिट्यूट को पता ही नहीं लगता है। इतनी बड़ी भूमिका मीडिया की होती है उस बात को पहुंचाने वाले की। शिक्षा में हम जोर दे रहे हैं। हमने नवाचार किया, भी करीब 85-90 कॉलेज खोले एक साथ में, और राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है। अब तो IIT, IIM, IIIT, निफ्ट, NDDI, एम्स और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस जो हमने अलाउ किया था 20 साल पहले, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मेडिकल, आज माहौल दूसरा राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपर्ट या हमारा अपना हो, तो हम कितनी ऊंची छलांग लगाएं आने वाले जमाने के अंदर, चाहे 15, 20, 25 साल बाद में क्यों नहीं हो, तो हम खुद आत्मनिर्भर रह सके मानव संसाधन को लेके। क्योंकि रिफाइनरी आ रही है, तेल निकल गया है, गैस निकलने जा रही है, और हमने तय किया अभी हाल ही के अंदर कि मिनरल्स को लेके इतना शानदार खनिज संपदा राजस्थान में जो देश में कहीं पे भी नहीं है, उसका दोहन करें जिससे कि आने वाले पीढ़ियों तक आराम हो, रोजगार के अंदर भी और रेवेन्यू के अंदर भी। यहाँ सोना भी है, चांदी भी है, यहाँ क्या नहीं है। पोटाश जो दुनिया में बाहर से मंगाना पड़ता है देश को, हमारे मुल्क में कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर, सिर्फ राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर है। ये हमने तय किया कि मिनरल्स को लेके सरकार बड़े रूप में जंप करेगी, एक्सपर्ट की राय लेगी, अलग विभाग जो बनाया हुआ है उसको स्ट्रेंथन करेगी, और इस काम को हम चाहेंगे कि इतने बड़े रूप में करें जिससे कि पूरे मिनरल की खोज हो सके राजस्थान के अंदर। क्योंकि उसमें अरबों खरबों रुपये लगता है खोज करने के अंदर भी, माइनिंग के अंदर लगेगा, काम आसान काम नहीं है, तो वो हमने तय किया वो हम हाथ में लगे काम को। और उसके लिए जो केड एनर्जी के जो CMD है मिस्टर अनिल अग्रवाल, जो हिंदुस्तान जिंक भी उनका है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी जो कंपनी की एक्सपर्टाइज है वो भी अगर यूज करना चाहेगी सरकार तो हम लोग उनके लिए तैयार रहेंगे। पर मिनरल्स का खनन, मिनरल्स का प्रॉस्पेक्टिंग होना चाहिए, ये मेरा मानना है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। स्पोर्ट्स के अंदर आपको मालूम है कि कई तरह की सुविधाएँ मिली है। पिछली बार जो स्पोर्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे ख्याल से वो पहली बार आज़ादी के बाद में स्टेट लेवल की मीट हुई थी, जो अशोक चांदना जी ने आयोजित की थी। बहुत शानदार मीट रही। पूरे प्रदेश के छात्रों में, नौजवान पहली बार लगा कि नेशनल मीट होती है स्पोर्ट की, उस ढंग से स्टेट में भी हो सकती है। अभी हमने DYSP रैंक के ऑफिसर को, चाहे वो फॉरेस्ट के थे किसी में थे, उनके नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले खिलाड़ियों को हमने DYSP रैंक भी दी है, उनको सर्विस में लगाया गया। बड़ा डिसीजन है वो कंट्री के लिए। किसानों के लिए तो हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, तो आपको खुद को मालूम है कि चाहे बिजली की दर में बढ़ाने की बात हो, अभी हमने जो 5-4 कानून बनाए थे, जिक्र किया अजय माकन जी ने और अध्यक्ष ने, किसानों के लिए हमने जो संशोधन किए उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भारत सरकार को समझना चाहिए। आज किसान ठंड के अंदर बैठा हुआ है और परवाह नहीं है। अरे ठंड में तो जयपुर में हम लोग घरों में बैठते तो तकलीफ होती है, वो जंगल में बैठे हुए हैं। इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। प्रतिष्ठा तो जनता की होती है, और जनता की प्रतिष्ठा कायम रहेगी तो नेताओं की प्रतिष्ठा कायम रहेगी, सरकार की प्रतिष्ठा कायम रहेगी। अगर जनता की नहीं रहेगी तो कैसे रहेगी आपकी प्रतिष्ठा कायम? तो आज जनता की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। किसान बैठे हुए हैं, 25-30 दिन होने आए हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रोज का उनको निमंत्रण देते हैं और भ्रम पैदा करते हैं, आरोप लगाते विपक्ष पर। और ये स्वतः स्फूर्त ऐसा आंदोलन चल पड़ा है, पूरे देश के किसान दुखी हैं। समय तक आने वाला वक्त बर्बादी का वक्त होगा हमारे लिए, इसलिए बर्बादी से हमें रोकना है आने वाली पीढ़ियों को। इसलिए सब कुछ आंदोलन चल रहा है।
हमने यहाँ पर एक नया कानून बनाया जो कुर्की 5 एकड़ तक की नहीं होगी राजस्थान के अंदर, पर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये आंदोलन भी इसलिए हो रहा है, ना तो किसानों से बात की गई, ना पार्लियामेंट में डिस्कशन किया गया, न विपक्ष की बात मानी गई, किस प्रकार से हमें सेलेक्ट कमेटी भेजना बिल को। वहाँ सब पार्टी के लोग होते हैं, चर्चा होती, बिल आता, पास होता, आज ये नौबत नहीं आती, सुधार होकर बिल आते उसके अंदर। मिलना पसंद नहीं करते हैं मंत्री लोग, राष्ट्रपति महोदय से टाइम मांगते हैं, कैप्टन साहब मांगे टाइम, सीएम पंजाब नहीं मिली। हमने 4 मुख्यमंत्री मिलना चाहते थे कांग्रेस के हम लोग, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, 4 दिन से लिखा है हमने राष्ट्रपति भवन में। और इस देश के 4 मुख्यमंत्री राष्ट्रपति मिलना चाहते हैं, तो कितना बड़ा दबाव होगा राष्ट्रपति पर, वो चाहते हुए नहीं मिल पाए होंगे, मेरा अंदाज है ये। बड़ा कोई कारण नहीं होता है, हम तो 40 साल से देखते आ रहे हैं, जाते हैं हर राष्ट्रपति के पास में, ज्ञापन दे के आते हैं और करते क्या है, वो चाय पिलाते, चाय पी लेते हैं, 5-10 मिनट गपशप हो जाती है, फैसला उनको करना पड़ता है, पर मिलना ही नहीं, ये पहली बार मैंने देखा है। और हमारे राज्यपाल महोदय इन बिलों को भेज ही नहीं रहे आगे, क्यों नहीं भेज रहे भाई? ऑनर किलिंग का और मॉब लिंचिंग के मैंने कानून बनवाए थे 6 महीने पहले, उनको राष्ट्रपति जी मंजूर नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती होगी। ये जो डेमोक्रेसी को चैलेंज किया इन लोगों ने, राहुल गांधी ने ठीक कहा कि डेमोक्रेसी है कहाँ देश के अंदर, ये दिखावटी डेमोक्रेसी है। अब तो आपका जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो आप देख ही रहे हो। जिस दिन हम यहाँ बैठे मीटिंग करी थी एमएलएस की संकट के वक्त में, तो हमारे मित्रों के छापे पड़े थे जयपुर के अंदर, धर्मेंद्र राठौड़ साहब का ही पड़ गया, ये कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो ऐसे कोई पीछे रहते हो यहाँ पर। हम यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे थे, और छापे पड़े थे जयपुर के अंदर इनकम टैक्स के, ईडी के छापे बाद में पड़ गए। आप बताइए कितनी प्लानिंग करी इन लोगों ने, सरकार गिराने की प्लानिंग का देखिए आप, कितना नक्शा बनाया होगा, कितनी उसकी रेखी की होगी, कितना प्रबंधन किया होगा, किस प्रकार अधिकारियों को ब्रीफ किया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हो। बुकिंग कराई होगी सब तरह से, कोई कमी नहीं रखी, सब तरह से हथियार उन्होंने अपना लिए। धर्मेंद्र प्रधान हो, कौन एक वो असलम शेर कहा गया, कौन है वो असलम शेर का, क्या नाम उनका, नया नाम है कोई, जफर इस्लाम, एक नया पैदा हुआ जफर इस्लाम देश के अंदर, जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान सरकार हो। अरे एक मुसलमान को टिकट नहीं देती बीजेपी, 400 से अधिक टिकट मिलते हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर मिलते होंगे 250 के आसपास। एक टिकट बीजेपी नहीं देती मुसलमान को, और मुसलमानों को सरकार गिरवाने के लिए यूज कर रही है। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री कितना प्यारा लेक्चर दे रहे थे, कितना प्यारा लेक्चर था वो, बहुत बड़े उदार दिल के व्यक्तित्व के धनी हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, क्या इतिहास बताया एएमयू का, बताइए आप, इतना बड़ा कथनी करनी में अंतर है। एक टिकट दिखावटी भी दे दो, वो भी नहीं, कहाँ ले जा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर। आपके ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर, इतिहास गोदी मीडिया जो कराने लग गया है, लोग जुबान पे आ गए, गोदी मीडिया क्यों आ गया है, पूरा मीडिया देखो आप, चैनल उठा कर सारे चैनल इतने दबाव के अंदर है, वो चाहते हुए भी नहीं दिखा सकते दूसरों को। इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, सबने कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ से फंडिंग हो रही है बीजेपी को, जो घोटाला हुआ वो नोटबंदी को तो पता नहीं इतिहास में दर्द हो गया है, कभी न कभी खुलेगा वो, और इलेक्ट्रल बॉन्ड इंडस्ट्री पे दबाव देना, एक तरफ पैसे जा रहा है
और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आप ऐसा कर दो, आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ रहा? फिर डेमोक्रेसी में सबसे आवश्यक होता है, कहाँ रहा है? इस प्रकार से आप जो हरकतें कर रहे हो, ये हरकतें ये देश बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हमारी सरकार को जो गिराने का षड्यंत्र किया, उसका भी आने वाले अगले चुनाव में इस प्रदेश की जनता बदला लेगी। मैं आज आपको कह देता हूँ, जनता ने तय कर लिया है, हमारी चुनी सरकार को अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, ये क्या नाम बताया, जफर इस्लाम, और हमारे राजस्थान के 4 नेता, ये अपने आप को बुगला भगत कहते हैं ना, ये रोड स्टेट में जारी करते हैं आपके यहाँ पर, और आप भी खूब इम्पोर्टेंस देते हो उनको छापने के अंदर, कभी नहीं रखते आप। उन चारों में कंपटीशन है, आगे कैसे दिल्ली से नाम जाए हमारा। चारों लोग ट्विटर में भी, फेसबुक में भी और मीडिया में रोज पे चारों शामिल थे उसके अंदर। ये तो केंद्रीय मंत्री ही है जिनका नाम तो आ गया था उसमें रिकॉर्ड के अंदर, और 3 नेता यहाँ के, ये सब शामिल थे उसके अंदर। मेरे पास तो प्रूफ है, बुला बुला के इन्होंने बातें करी हमारे नेताओं से, जो हमें साथ दे रहे थे विधायक लोग, क्या वो इंडिपेंडेंट थे, इन लोगों ने बात करी राजस्थान के नेताओं ने, जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कहलाते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहलाते हैं, उपनेता प्रतिपक्ष कहलाते हैं, ये सब शामिल थे। और भी लोगों को कहा गया दिल्ली से। तो गेम बहुत बड़ा था। आप लोगों की दुआओं से सरकार मजबूती से उभर के आई है, और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा इस मौके पर और ज़्यादा मजबूती के साथ में ही आने वाले 3 साल तक हम काम करेंगे। ये मैं आज के दिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, क्योंकि डेमोक्रेसी मीडिया की भूमिका कोई कम नहीं होती है। तो इसलिए ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं खाली आपको इतना ही कहूँगा कि जो स्थिति बनी है और जो फैसले हमने किए हैं, उनको कृपा करके आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, सरकार ने फैसले कर दिए, आप जब पहुंचाओगे लोगों तक तब जाके पहुंचेगी। आने वाला वक्त जैसे पानी की स्कीम है, भारत सरकार ने दी है, हर घर नल, अच्छी स्कीम है। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश सर्दियों से प्यासा है, गांव में पानी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पानी है भी नहीं। हमारे पूरे देश के अंदर भूभाग तो 10% राजस्थान है। जब ये छत्तीसगढ़ बना है देश के अंदर, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया देश में, और उसमें 10% तो भूभाग है, पानी 1% है देश राजस्थान के अंदर। तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति है। ये योजना हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, पर इसमें इन्होंने क्या किया, 60-40 का रेशियो रख दिया। अरे इनको मालूम है राज्य के पास कहाँ पैसे पड़े हैं, और राजस्थान में तो दूरियाँ बहुत लंबी लंबी दूरी है रेगिस्तान के अंदर। एक गांव दूसरे गांव के बीच में 15-20 किलोमीटर की दूरी है। यूपी की तरह नहीं है कि आप एक गांव खत्म हुआ दूसरा गांव आ गया। ऐसे राज्य के अंदर आप अगर वही फॉर्मूला रखोगे, हमने मांगी 90-10% होना चाहिए फॉर्मूला, तब जाकर के 24 तक हम इस स्कीम को चैलेंज के रूप में स्वीकार करके पूरा करवाएंगे। हमारे खुद के इंटरेस्ट में है गांव में ढाने तक पानी पहुंच जाए। पर ये बहुत बड़ा काम है, और भारत सरकार को चाहिए वो आगे आए इस काम के लिए, जो हमारी मांग को पूरा करे। हम चाहते आने वाले वक्त के अंदर, अब ये थर्मल का युग जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, रियो के अंदर जब सम्मेलन होते हैं तो दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इकट्ठे होते हैं, दुनिया चिंतित है। तो हमने तय किया है आने वाला वक्त विंड के साथ में सोलर का होगा और बायोमास का होगा। पहले हमारी गवर्नमेंट थी 20 साल पहले, तो हमने 2 मेगावाट से शुरुआत करी थी विंड की। आज 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है विंड से। सोलर में भी 2,500-3 हज़ार से आगे बढ़ गए हम लोग। 30,000 मेगावाट तक की योजना जो भारत सरकार बना रही पूरे देश के लिए, सबसे ज़्यादा चांसेज है वो राजस्थान के अंदर है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है
उसकी ग्रेविटी सबसे अधिक तीव्रता है तो राजस्थान के अंदर है। हमारे रेगिस्तान के इलाके लंबे जड़े पड़े हैं, आराम से ज़मीन मिलेगी और सोलर के प्लांट लगेंगे, खेतों में लगेंगे, किसान उस बिजली को खुद के काम ले सकता है, बची हुई बिजली को ग्रिड में डालेगा, बेच सकता है सरकार को। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, काम शुरू भी हो गया उनके लिए। घरों में बिजली ऊपर लगेगी, घरों की छतों में लगेगी आने वाले ज़माने के अंदर, उसका लाभ भी घर वालों को मिलेगा। तो आने वाला वक्त जो है बिजली को लेके पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा देश भी, प्रदेश भी। और हम चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से हम लोग टॉप प्रायोरिटी देवें। 13 जिलों की जो योजना है, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, अब आप बताइए, आपके जयपुर में अजमेर में आए प्रधानमंत्री जी, घोषणा करके गए चुनाव जीतने के लिए हम इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे। अरे आप दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए हो भाई, अब उसको घोषित क्यों नहीं कर रहे हो? 16 योजना चल रही देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, 16 परियोजनाएं हैं। तो 17वां करने में आपको तकलीफ क्या हो रही है? 13 जिलों का सवाल है ये, बताइए आप। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जहाँ पेयजल शुद्ध मिल पाएगा उनको, सिंचाई हो पाएगी। ये सिंचाई की भी है, पीने के पानी की भी है। पिछली गवर्नमेंट की योजना है, हम तो उसको बंद नहीं करें रिफाइनरी की तरह। रिफाइनरी उन्होंने बंद कर दी थी, आपका हृदय जोशी विश्वविद्यालय बंद कर दिया था। आप तो सब लोगों ने मौन धारण कर रखा था, आप लोगों ने तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, आप लोगों ने, पत्रकारों ने तो। अरे कम से कम आप एक मौन जुलूस निकाल देते विरोध के अंदर। आपकी बिरादरी का सवाल था, इतनी शानदार विश्वविद्यालय खुली थी, 5 साल बर्बाद करा दिए, अब वापस हमने शुरू किया उसको, अमेरिकन यूनिवर्सिटी वापस शुरू करनी पड़ी। तो मेरा निवेदन यही है कि उन्होंने हमारी योजना को बंद किया, पिछली गवर्नमेंट ने रिफाइनरी को 5 साल बर्बाद करवा दिए, फिर प्रधानमंत्री वापस बुलाया गया। हम उनका कोई काम बंद नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा, चाहे शेखावत साहब थे, चाहे वसुंधरा जी थे, उनकी सरकार की कोई योजना बंद नहीं करते, हम तो उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, ना सरकारों का और ना लोगों का, नेताओं का। क्यों टाइम वेस्ट करें? जिनका भला हो जाए उसके लिए हम चुन के आते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। बाकी रेल प्रोजेक्ट आपको मालूम है, वो सब रोक दिए उस जमाने के अंदर, चाहे करौली का था और चाहे टोंक का था, चाहे मीमोको फैक्ट्री थी, सीपी जोशी जी लेके आए थे बिरौड़ा के अंदर, सबको बंद कर दिया गया था। मेट्रो बंद कर दी गई थी यहाँ पर। एक बात मैं और करना चाहूँगा कि हमारे विपक्ष के लोग बार बार फैला रहे हैं किसानों के कर्ज अभी तक माफ़ नहीं हुए, और प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार हमारे पर आरोप लगाए हैं। एक बार तो जब सरकार बनी थी हमारी और किसान कल्याण योजना उन्होंने शुरू करी, तो बाकायदा सूरजगढ़ के अंदर कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डेटा नहीं भेजा जानबूझ करके राजनीति की, इसलिए उनका भला नहीं कर पा रहे किसानों का। सरकार को क्यों, क्या दुश्मनी है क्या किसानों से? ये आरोप लगाया था हमारे ऊपर, और वाहवाही की थी हमने बीजेपी शासित राज्यों की। मैं कहना चाहूँगा आपको, उन्होंने आनंद फानंद आंकड़े भेज दिए बिना कंफर्म किए हुए। घोटाले होते हैं, जैसे पिछली बार यहाँ घोटाला हुआ डूंगरपुर के अंदर, उसी रूप में कर्जा माफ के घोटाले में ऐसे अनियमितता होती है। हमने बाकायदा बायोमेट्रिक सिस्टम से पूरा सर्वे करके फिर नाम भेजे, और वही मॉडल बाद में पूरे देश के अंदर हर राज्य अपना रहे हैं। उसमें टाइम लग गया। कौन नहीं चाहेगा 6,000 रुपये मिल रहे हैं किसानों को, तो हमारे राज्य के किसानों को नहीं मिले, कौन चाहे, कौन नहीं चाहेगा? तो ये आरोप झूठा लगाया था प्रधानमंत्री जी ने, पता नहीं उनको कौन फीड करता है। हमने कर्जे माफ़ कर दिए आते ही, जो करने थे हमें, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक थी, भूमि विकास बैंक थे, और वो तमाम उसमें ऑनलाइन है, कोई देख सकता है पोर्टल के अंदर।
20,50,000 किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, 8,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए। और पिछली सरकार के जो कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, 8,000 रुपये जूत थी और 2,000 रुपये उन्होंने खाली रखे। उनका कर्जा भी हमने आने के बाद में 6,000 रुपये चुकाए किसानों को। ये भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी भी और वसुंधरा जी भी और तमाम बीजेपी के नेता। अब रहा बात राष्ट्रीयकृत बैंकों की, जिसका जिक्र करते हैं, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं उनसे। ये केंद्र शासित केंद्र राज्य की केंद्र सरकार की बैंकें आती है, उनके अधीन आती है, आरबीआई के अंदर आती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बदनाम हमें करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, आपको अगर तकलीफ वास्तव में है तो आप क्यों नहीं पैरवी करते हो स्टेट गवर्नमेंट की दिल्ली के अंदर कि जब तक भारत सरकार एग्री नहीं करेगी, जब तक आरबीआई नहीं कहेगी, जब तक वो कर्जे माफ़ नहीं कर सकते। हमने ऑफर कर दिया 50% का, 50% हम देंगे, वो भी हमने ऑफर कर दिया, तब ये एग्री नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने जो हमने तो कर्जे माफ़ किए तो ये व्यवस्था भी कर दी है कि पुनः कर्जा उनको मिले किसानों को। ऐसा नहीं कर्जा माफ़ हो गया, अब किसान कर्जा नहीं ले पाएगा, वापस उन्हीं बैंकों से वो कर्जा ले पाएगा। ये व्यवस्था अपने साथ में करी है। प्रधानमंत्री जी से मुझे एक और शिकायत है। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए, वो नया तरीका निकाला, कभी मध्य प्रदेश, कभी पता नहीं आजकल में और किसी से बात करने वाले हैं। देश के किसानों से बात क्यों नहीं करे प्रधानमंत्री? कभी मध्य प्रदेश, कभी पता नहीं कौन सा स्टेट लिया, आजकल में बात करेंगे वो। तो इस प्रकार से स्टेट में बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने थाली भरवा दी, बैंड भरवा दिया, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? पूरे देश को समझाओ कि ये बिल क्या है। आप स्टेट वाइज बात क्यों कर रहे हो? बार बार क्यों गुमराह करें किसानों को? तो मेरा एक और शिकायत उनसे ये है, आपने कह दिया कि राजस्थान किसान जो है वो कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं सरकार से। अरे, राहुल गांधी ने घोषणा करी 7 दिन में कर्जे माफ़ हो जाएंगे, हमने 2 दिन में कर्जे माफ़ कर दिए, वो भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। खुद ने रोक रखे निर्णय, हम उनको पत्र लिख रहे हैं, उन वित्त मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तभी जवाब नहीं आ रहा है, जवाब ही नहीं आ रहा है। और कह रहे हैं कि आप कर्जा माफ़ नहीं करें राजस्थान गवर्नमेंट। माफ़ तो आपको करना है, हम सहयोग करेंगे आपका। और क्यों नहीं हम माफ़ कर रहे हो? जब 7 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ हो सकते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, तो क्या किसानों के छोटे मोटे कर्जे माफ़ करने में तकलीफ आ रही है आपको? 52,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए थे यूपीए गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने उस जमाने के अंदर। ये क्यों नहीं कर्जा माफ़ करे देश के किसानों का? 14 में क्या क्या वादे किए थे उन्होंने? हमने यहाँ किसानों के लिए एमएसपी का भी ध्यान रखा, 550 अलग से गौर मंडी शुरू कर दी गाँव के अंदर। तो एक के बाद एक किसानों को हमने उनकी फसल वो रख सकते हैं रहन और कर्जा ले सकते हैं, नई व्यवस्था करी है। 0 ब्याज पे हम उनको वापस कर्जा दे रहे हैं किसानों को। ये जो बातें आपको अभी मेरे पूर्व वक्ता दुधासा जी ने, अजय माके ने बताई, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहता। खाली मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान में तो कोरोना के मैनेजमेंट में बता दिया आपको। हमने यहाँ तक कि मोक्ष कलश यात्रा शुरू कर दी। जो लोग हरिद्वार जाते हैं अस्थि कलश लेके फ्री जा रहे, वो लोग, वो योजना हमारी परमानेंट बनेगी राजस्थान के अंदर। हमेशा के लिए गरीब आदमी है जो नहीं जा सकता, उनके लिए बस के माध्यम से हम लोग मोक्ष यात्रा कायम रखेंगे आगे भी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हमने बनाए हैं स्वास्थ्य मित्र बनाए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने खूब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। आपने पूरा सहयोग दिया। अवेयरनेस प्रोग्राम जन आंदोलन के रूप में भी चला, उसका असर पड़ा है। आज देखिए आप, बहुत कम कोरोना का जो असर है लगातार कम होता जा रहा है राजस्थान के अंदर। अब जो नया स्ट्रेन आया है लंदन का, उसका नाम मैं भूल गया, वो जो है, वो जो नया
कोरोना का रूप आया है, ये बात बहुत पहले ही कही गई थी कि कोरोना जो है इसका मिजाज क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। वही हो गया है, किसी के दिमाग के अंदर चढ़ रहा है, किसी की याददाश्त जा रही है, पोस्ट कोविड तकलीफ हो रही है, और ये नया कोरोना का रूप आ गया है जो 70% ज़्यादा तेज गति से फैलता है पहले वाले से। पर साथ में भी कहते हैं कि खतरनाक पहले की तरह ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, पर जो फैलने की रेट है वो 70% अधिक है इसकी है। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि एक तो भारत सरकार से मैंने मांग करी है, उनको चाहिए कि फ्री वैक्सीन की घोषणा करें पूरे देश के अंदर। गफलत पे नहीं रखे, गफलत पे नहीं रखे, वो भी गफलत में रख रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक बात तो कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। एनसीआरबी ने जो आंकड़े दिए कि उसमें राजस्थान में क्राइम बढ़ा है। आपको, आप मेरे कुछ मित्रों को याद होगा जब आपने मुझसे बात करी थी पुलिस हेडक्वार्टर में, जब हमने निर्णय किया राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जहाँ पर किसी थाने के अंदर कोई थानेदार एफआईआर लॉन्च करने मना नहीं कर सकता। जबकि इतने फरियादी आते थे बेचारे, उनकी बेइज्जती होती थी, वापस भेज देते थे। अब उन्होंने वहाँ स्वागत कक्ष बनवाए हैं बैठने के लिए, कई जगह बन गए हैं, हेल्प डेस्क बनवाई है, कई कदम उठाए हैं। पर अगर बात थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो एसपी का ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज होगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। उसका असर पड़ा है कि जो पहले 156(3) के अंतर्गत जो होते थे इस्तिगासा, वो 1/3 भी नहीं हुए अब रह गए। वो सारे जो है इस्तिगासा होना आपका बहुत कम हो गया है। आप देखिएगा कि बलात्कार के भी इस्तिगासे होते थे पहले 35%, वो 14% में रह गए हैं। थाने में रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक करने का ये फायदा मिला है। पहले कोई अनुसंधान होता था बलात्कार के प्रकरणों का तो 269 दिन लगते थे, अब 122 दिन में पूरा अनुसंधान हो रहा है। ये नए नवाचार का परिणाम है। महिलाओं के अत्याचार के बारे में उनको टॉप प्रायोरिटी दी गई है। पूरे देश के अंदर राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर सिर्फ 9% प्रकरण लंबित हैं, लेकिन बिहार में 47%, महाराष्ट्र में 44%, हरियाणा में 17%, मध्य प्रदेश में 16%, उत्तर प्रदेश में 20%। कहने का मतलब है कि जो नवाचार हमने किए, डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर लगाए जिलों के अंदर और हीनियस क्राइम के लिए अलग से टैगिंग करवाई, उसका परिणाम है। इसलिए तमाम जो हमारे नवाचार है उसका असर है। और यही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो एनसीआरबी, अरे बाबू आप भी, मैं कहना चाहूँगा एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने जो पुस्तक छपा था उसमें एक पैरा लिखते हैं शुरू में ही, अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। विभिन्न राज्यों में, मतलब अलग अलग राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वही जिसने आंकड़े ज़्यादा बताए हमारे, वो बता रहे, लिख रहे हैं अपने कोटेशन में। आगे लिखा अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। अपराध में वृद्धि अलग होना अलग बात है, पंजीकरण होना अलग बात है। हम पंजीकरण करवा रहे हैं। बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है, क्योंकि समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। कुछ लोग, आगे लिखा, और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। ये उनका कोट अनकोट कोटेशन है, एनसीआरबी प्रकाशित बुक का कोटेशन है। तो मैं कहना चाहूँगा उसी लाइन में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए MSME एक्ट बनाया हमने, आपको मालूम ही है। सरकार बनते ही ऑर्डिनेंस जारी किया, बाद में एक्ट बन गया। वन स्टॉप शॉप अभी अपने नया शुरू किया है, अभी जनवरी शुरू हो जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और परसों मैंने मीटिंग करी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बर्बाद करी लोगों को,
मल्टी स्टेट की तो और ज़्यादा बर्बाद कर रही है। उस पर हमने कहा है कि पूरी तरह से अधिकार पहले मैंने मांगे थे केंद्र सरकार से, आपको जान के खुशी होगी वो अधिकार हमें मिले हैं पहली बार, जिसमें रजिस्ट्रार को और डिप्टी रजिस्ट्रार को पावर दिए गए हैं। अब हम भी उनके केस जो है परस्यू कर पाएंगे। लाखों लोग डूब गए पैसा उनका, कोई आदर्श को सोसाइटी हो और चाहे वो संजीवनी, फेमस संजीवनी और भी एक सोसाइटी मल्टी, पता नहीं कितने लोगों लूट के ले गए। इस मौके में पब्लिक से ही आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा ब्याज के चक्कर के अंदर लोग के अंदर नहीं आए और वो बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंक हैं या अन्य बैंक के वहाँ जमा करवाएं। ये सब लुटेरे हैं, लूटते हैं, बर्बाद करते हैं और भाग जाते हैं। पैसा इकट्ठा करके लगा देते हैं और दूसरे धंधों में लगा देते हैं, डूब जाता पैसा, लोगों का पैसा डूब गया है। हमने 1500 केस जो है रजिस्टर भी किए इनके लिए और आगे भी हम ध्यान रखेंगे। और अभी जब एक नया एक्ट बनाया भारत सरकार ने, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट बनाया है 2019 के अंदर। हमने इसका कहा है एजी साहब को पूरा इसको स्टडी करें, इस पर कुछ चेंजेस प्रस्तावित होंगे राज्य के इंटरेस्ट में, हम चाहेंगे उनके ऊपर ध्यान दिलाएं भारत सरकार का भी, जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के इस काम को हाथ में ले और कोशिश करें कि किस प्रकार लोगों को राहत मिल सकती है। मैंने देखा नहीं कि आज तक जिसका पैसा डूबा है, मैं 100% नहीं कह सकता, पर आपका अनुभव होगा, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पैसा वापस मिला होगा। डूबने के बाद में पैसा मिलता नहीं है, भाग जाते हैं, उन्हें जेलें हो जाती है, जेल में बैठे रहते हैं। वो ऐसे क्रिमिनल लोग होते हैं, वो राजस्थान में रोकना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य ध्येय है कि राजस्थान में ये बीमारी ख़त्म हो। जैसे आपके ये ठग है, रात को 12 बजे टीवी में बताते हैं आपके टीवी वाले कि क्या क्या उनके पास दवाइयाँ हैं ठीक करने की बीमारियों की, पता नहीं क्या क्या बताते होंगे। तो वो सब बंद होना चाहिए। मैंने कहा पुलिस कमिश्नर को भी बात करके इनको नोटिस जारी करो टीवी वालों को कि जितनी रात को 12 बजे दिखाते हैं अच्छे ड्रेसिंग पहन करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो सब बंद होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे उनके खिलाफ में। तो 2 बातें और हमने की है, जन सूचना पोर्टल अलग बना दिया, जन कल्याण पोर्टल शानदार बनाया है, सारी जानकारी उसके अंदर मिलेगी। आरटी एक्ट जो सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने बनाया था, उसमें एक धारा है 5, उसमें मतलब यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को खुद को आगे आके इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन करनी चाहिए, जिससे कि मांगने की जरूरत नहीं पड़े। आज जो एप्लीकेशन लगती है जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो वो काम शुरू किया है। जितनी स्कीम, बेनिफिशरी, स्कीमों के नाम, उनके नियम कायदे सब उनके अंदर है, जन सूचना पोर्टल में, जन कल्याण पोर्टल में, सहकारी कृषि ऋण पोर्टल में कि आपको ऑनलाइन करो अप्लाई, आपको ऋण मिलेगा। आरटीआई पोर्टल अलग बनाया गया है। और राइट टू सीएम राजस्थान, ये भी हाल ही मैंने इसको शुरू किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर को सीधे आप मेल भेज सकते हो। और अंत में बात यही है कि भारत सरकार जो है जिस रूप में व्यवहार कर रही है वो खतरनाक व्यवहार है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई लड़ी है किसने? राज्यों ने लड़ी है। और लॉकडाउन किया किसने? भारत सरकार ने किया। हमने उसको पूरा तामील किया, माना उसको। जब पूरे लॉकडाउन हो गया, आपका सब उद्योग धंधे बंद हो गए, इनकम बंद हो गई, तो आप बता सकते हैं उसके बाद जीएसटी कम हुई, तो जो अकाल सूखा पड़ता है तो भारत सरकार इमदाद करती, तब जाकर काम चलता है। अभी भी उन्हीं को इमदाद करनी चाहिए थी। अब वो इसलिए पैसा काट रहे कि तो एक्ट ऑफ गॉड है। तो जब बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, वो भी एक्ट ऑफ गॉड होता है। ये उनको समझना पड़ेगा, अंतर नहीं है। कोरोना के अंदर या कोई बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, वो भी एक्ट ऑफ गॉड ही होता है। इस प्रकार से ये जो राज्य सरकार टाइट कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोन बेसिस था, उसी तरह से चल रहे लोग। रुपए का अवमूल्यन होते रह रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार का $140 प्रति बैरल था मनमोहन सिंह के वक्त में, तो हमें ये आरोप लगाते थे।
आज वो $46 प्रति बैरल हो गया है। कहाँ 146, कहाँ 46, तभी भाव बढ़ाए जा रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट दोष देते कि आपने यहाँ टैक्स बढ़ा रखा, हमने बढ़ा रखा, मजबूरी में बढ़ा रखा हमने। तो आपकी क्या मजबूरी है? पूरा दुनिया में रेट कम हो गई है, फिर भी आप एक्साइज ले रहे हो। और एक्साइज के 2 भाग होते हैं, एक भाग में एक हिस्सा मिलता है राज्यों को, इन्होंने उसको तो कर दिया कम, राज्यों को नहीं मिले। और जो पूरा रहता है भारत सरकार के पास में, उसको रखा अपने पास में, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए रेट बढ़ रही है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मेरा बहुत लंबा प्रवचन सुन लिया। और नए साल की आपको, क्रिसमस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष भी आ रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आपके परिवार को। धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम का नाम मीडिया संवाद है, इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेरे पास जो नाम प्राप्त हुए हैं मैं उन्हें पुकारूंगा। वो अपना सवाल मुख्यमंत्री जी से करेंगे। तत्पश्चात जो भी सवाल पूछना चाहे अपना स्वयं का नाम, संस्थान का नाम और सवाल किससे है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले सवाल दैनिक भास्कर से श्री सौरभ भट्ट जी, माइक उन्हें प्रदान करें। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल आने वाले बजट को लेकर है। अब कोरोना संकट के चलते लिक्विडिटी का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है सरकारों को, तो आने वाले बजट में सर आपका फोकस किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा रहेगा? एक तो ये सवाल है। सर कोरोना संकट के बाद लिक्विडिटी की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई स्टेटों के पास, तो आने वाले बजट में आपका फोकस सर किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा रहेगा? आप तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिक्विडिटी कम क्या हो गई, रेवेन्यू कम हो गई, 42% रह गई है, तकलीफ है हम लोगों को। और जीएसटी के पैसे जो मिलता हमारा हक है, जो वादा किया हुआ लिखित के अंदर, तो भारत सरकार दे नहीं रही है। तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट पेश ढंग से कर सकें। और क्योंकि हमने वादे कर रखे आप लोगों ने पब्लिक से कैसे निभाएं, तकलीफ आएगी, पर हम लोगों ने शुरुआत करी है कि रीप्रायोरिटाइज करके किस प्रकार से हम ठीक करें। और इसमें कोई दो राय नहीं कि रेवेन्यू को कैसे वापस कलेक्शन बढ़ाएं, किस प्रकार वापस उद्योग धंधे शुरू हो, कि नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, टाइम लगेगा, वो भी नहीं आ पा रहा है इस माहौल के अंदर, वो भी तकलीफ हम लोगों को है। तो कोशिश करेंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा करें, लीकेज होते हैं वहाँ कम करें और काम चलाएं। इस मौके पर एक बात मैं हटके कहना बैठ रहा, आप हटके कहना चाहूँगा आप लोगों सबसे, बजरी जो है बजरी, अगर मेरे 2 साल के कार्यकाल में मुझे किसी बात से सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुँची है, वो पहुँची है बजरी का अवैध धंधा, जो इतना खतरनाक है। उसने कई लोगों को करप्ट कर दिया पूरी तरह से, कई मर्डर करने लग गए, माफिया पैदा हो गए, और इतना उलझा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको कि सरकार चाहे तो लीगल बजरी उसको चालू नहीं कर पा रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा 2 साल के अंदर। मैं अभी इनके हमारे साथी के क्वेश्चन करने पहले आपको मैं कहने वाले था, रोक करके वापस आपको, कि मुझे 2 साल में आप लोग क्वेश्चन पूछता, मैं ही कहता कि आप बताइए आपका कटु अनुभव कहाँ रहा, तो मैं कहता मुझे रहा बच्ची को लेकर रहा। आज भी पीड़ा है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो थी एक्टिविस्ट की, जो उन्होंने बना रखी है, वो भी आके गई राजस्थान के अंदर, टोंक में भी गई थी, वो अपनी रिपोर्ट देगी इस महीने के अंदर। उम्मीद करते हैं कोई रास्ता फैसला हो गया तो फिर लीगल अगर बजरी निकलेगी, एक तो माफिया से छुटकारा मिलेगा, और दूसरा राजस्थान में सरकार में रेवेन्यू आएगी। वो रेवेन्यू रुकी पड़ी है, वो भी हमें चिंता है। अगला प्रश्न श्री संदीप दैया जो पीटीआई से हैं, उनका प्रश्न मुख्यमंत्री जी के लिए। आप नाम के अलावा भी जरूर नहीं कोई नाम बोले, कोई क्वेश्चन पूछे,
आप मेरे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो गया, मेरा लोन वेवर से संबंधित था, उसका जवाब आ गया। ठीक है, क्या भाई, क्या श्री सचिन दया सैनी जी, उनका प्रश्न का जवाब पहले वाले में आ गया। संदीप दया जी ने जो पूछा, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। श्री सचिन सैनी जी, हिंदुस्तान टाइम्स से। बहुत धन्यवाद। चलिए, श्री सुनील सिसोदिया जी, राजस्थान। ऐसे क्वेश्चन पूरे में जवाब इस प्रकार दे दूँ, सबका काम चल रहा है। सुनील सिसोदिया जी, राजस्थान पत्रिका से। आ गया, good। अरे वाह। तो चलो लंच करते हैं, फिर चलो लंच में चलते हैं, हो गया आपका। श्री अजय शर्मा जी, न्यूज नेशन से। सर मैरी क्रिसमस सबसे पहले आपको। सर नो डाउट कि बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आपने कोरोना को लेकर किया, इसका मैनेजमेंट को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत तारीफ की, लेकिन टूरिज्म जो हमारी बेसिक इंडस्ट्री है राजस्थान की, वो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा प्रभावित रही। टूरिज्म, पर्यटन उद्योग, क्या इसको संजीवनी देने के लिए भी कुछ रोड मैप है नए साल में हमारे पास? क्या कह रहे भाई, किस बारे में भाई? पर्यटन उद्योग सर, टूरिज्म को लेकर के। ये तो सबको मालूम है कि जब पूरे लॉकडाउन ही हो गया आपका, तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो राजस्थान उसके लिए बहुत पॉपुलर है देश के अंदर। हर तीसरा टूरिस्ट राजस्थान आता है देश के अंदर, तो वो तो बहुत बड़ी हिट हुई है। सब में टाइम लगेगा, वापस रिज्यूम होने में टाइम लगेगा, पर क्योंकि अभी तक होटलें पूरी तरह खुल नहीं पा रही है। ट्रांसपोर्टेशन आप देखिए कि लंदन में जो नया कोरोना आया है, वहाँ पर फ्लाइट बंद हो गई है। तो ये तमाम तरह की स्थितियाँ अभी तक बनी हुई है और उसी को हम संभालने में लगे हुए हैं। तो हमारी प्रायोरिटी में है कि कैसे टूरिज्म वहाँ पर बढ़े। धन्यवाद। श्री दिनेश डांगी, न्यूज इंडिया न्यूज से। माइक लीजिए प्लीज। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वित्त मंत्री ने, और लाखों करोड़ों के बजट का ऐलान किया था। एक आरटीआई कार्यकर्ता को डिटेल मिली है कि 10% राशि उन घोषणाओं की राज्यों को मिली है। एक तो उस पर क्या कहना है, और राजस्थान को कितना पैसा मिला है केंद्र से? 20 लाख करोड़ तो मिला था, वहाँ अनाउंस किया था। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने। वो लोन बेस पे हो गया। तो जो हमारी मांगे थी उनसे, जब वो हमारे साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे ना, तब हमने कुछ मांगे रखी थी उनके सामने, किस प्रकार आप इमदाद कर सकते राज्यों की। पर लोन लेने की छूट मिली है थोड़ी 2% मुख्य रूप से। बाकी जो जिस प्रकार से आपका नहीं, ऐसे कोई 10% की राशि नहीं मिली, खाली बस वो लोन लेने की छूट मिली है आपको। और बाकी जो आपके गेहूँ और जो आपके दालें वाले जो फ्री देने की घोषणा की, वो काम चल गया। असली मुद्दा है हमारा जीएसटी का पेमेंट, लगभग 9-10 हज़ार करोड़ का है, वो नहीं आ पा रहा है। श्री नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया टीवी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल थोड़ा सियासी है। आपने अभी सियासी संकट का उल्लेख किया था और उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि आपके ही साथियों को बर्खास्त करने के कारण सरकार बच पाई थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं को बर्खास्त करने के कारण सरकार बच पाई थी, और उसके 2 दिन बाद अजय माकन जी का बयान आता है उन्हीं एक बर्खास्त नेता के बारे में कि वो कांग्रेस की एसेट है। तो ऐसे में क्या हकीकत क्या है, और दूसरा क्या कोई तरह का दबाव है उनको वापस से सत्ता और संगठन? अजय माकन जी ने गलत क्या कहा? हमारा हर कार्यकर्ता एसेट होता है कांग्रेस के लिए, और जो जितना ज़्यादा बड़ा छिद्र होता है वो ज़्यादा बड़े एसेट होता है। तो क्या गलत कह दिया आपको? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। श्री गोवर्धन चौधरी जी, न्यूज़ 18 राजस्थान। सर मेरा सवाल था कि पूरे स्टेट में कहो चाहे दूसरी जगह कहो, सियासी जो खरीद फरोख्त है, राजनीतिक खरीद फरोख्त है,
ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या पहले भी रही है और अब भी बनी हुई है। आपके मुख्य सचेतक भी एक अभियान छेड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बयान दिया था कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए। राजनीतिक खरीद फरोख्त रोकने के लिए राज्य सरकार कोई कानून बनाने की मंशा रखती है या विधानसभा में कोई प्रस्ताव ला करके केंद्र को भेजने की मंशा रखती है? क्या मतलब बोला है, क्या बोला है? एक और ये बात, ये आपने पहले कहा भी था क्वेश्चन पूछने का। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग जो है, जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी नेता लोगों ने एक नई परंपरा देश में शुरू की है, आज़ादी के बाद में पहली बार देखने को मिल रही है। आपके देश के जितने पत्रकार हैं, सीनियर्स लोग या जूनियर जो भी हैं, साहित्यकार है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, उनके आर्टिकल पढ़ते होंगे। पूरे देश के अंदर इतना खतरनाक माहौल बन चुका है, जैसे मैंने कहा, जुडिशरी से लगा के सारी एजेंसियाँ, जिस प्रकार एक तरफा गोदी मीडिया दबाव में चल रहा है। तो आप सोचो, डेमोक्रेसी में खतरे क्यों पैदा हो गए? इसीलिए पैदा हो गए। हॉर्स ट्रेडिंग करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? पहले अगर कांग्रेस छोटी गलती कर देती, हमारा चीफ मिनिस्टर चला गया होटल के अंदर, ताज के अंदर, कोई बॉलीवुड के कोई व्यक्ति साथ थे, इस्तीफा हो गया उसका। लॉ मिनिस्टर ने, जो उसका कायदा होता देखने का होता है, लॉ मिनिस्टर देखने कौन देखेगा पेपर? उनका इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया। और इनके वक्त में चाहे 7 खून कर दो, तब भी मीडिया ने इनको माफ़ कर रखा है, क्योंकि मीडिया में दबाव है। वो जानते कब हमारे ईडी को भेज देंगे। बड़े बड़े नोएडा के अंदर बने हुए हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं, वो भी घबराते हैं कि पता नहीं कब ईडी आ जाएगी, कब इनकम टैक्स आएगी, और बाद में सीबीआई भी आ सकती है। डर के मारे तमाम मीडिया के लोग जो है, अधिकांश देश के अंदर, पता नहीं मेरी बात भी रात को दिखाएंगे पता नहीं इनका, ये इनकी स्थिति बनी हुई है। तो जब आप मीडिया के ऊपर इतना दबाव है, जुडिशरी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उस पर दबाव है, कहने में हमें कोई संकोच नहीं होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस खुद ही कह रहे हैं रिटायर होने के बाद में। आप बताइए, देश किस दिशा में जा रहा है? आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है? जो राहुल गांधी झंडा उठाए हुए हैं, उनको सोशल मीडिया में खूब बदनाम किया गया, वो परवाह नहीं कर रहा तब भी कि भाई कहाँ ले जा रहे हो डेमोक्रेसी को आप लोग? डेमोक्रेसी है कहाँ? तो कम से कम मीडिया की ड्यूटी है दबंग होकर आगे आए, पब्लिक को समझाएं, तब इनकी आंखें खुलेगी। अभी तो कहते हैं, हम कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजा रहे हैं, ताली बजाओ, ताली बजा रहे हैं, बैंड बजाओ, बैंड बज रही है। बैंड बज जाएगी सबकी बाद में। अगर ये स्थिति रही तो ये देशवासियों की बैंड बजा देंगे मोदी जी, कोई समझ नहीं। अमित शाह जी, जब आप मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आप बताइए, जिस प्रकार सड़कें तोड़ी गई, बनाई गई है, आप क्या उम्मीद करो इनसे? आप इन खतरों को पहचान नहीं कर सकता है। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं इनके ऊपर, पूरा देश जानता है, मीडिया जानता है, मन के अंदर, दिल के अंदर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। आर्टिकल लिखने वाले भी कहने लगे हम लोगों को, साहब हम तो लिखते लिखते थक गए, अब तो ये स्थिति है लोगों की। क्या लिखें? लिखने का मतलब असर पड़ना चाहिए। जो कहावत है, लोग क्या कहेंगे। अगर आप कोई आलोचना लिखो मेरे बारे में, मेरी गवर्नमेंट के बारे में, मुझे चिंता होनी चाहिए भाई लोग क्या कहेंगे कि मीडिया में बात छप गई और हमारी गलती हुई है। अगर जिस दिन मेरा ये भय खत्म हो जाए कि मैं परवाह नहीं कर लोग क्या कहेंगे, लोग तो मेरे साथ में हैं, क्योंकि मैं धर्म की बात करता हूँ, हिंदू धर्म की बात करता हूँ। तो जिस देश में हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति हो रही हो, कोई एक धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग एक टिकट मैंने कहा नहीं देते हैं लोग। आप कल्पना करो, वो डेमोक्रेसी वहाँ, डेमोक्रेसी है क्या वहाँ पर? तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा
कि जिस मुल्क में धर्म के नाम पे आप वर्टिकल डिवीजन कर रहे हो देश का, और क्योंकि बहुसंख्यक धर्म हिंदू धर्म है, उसको लेकर राजनीति करोगे, चुनाव जीत जाओगे आप, एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, अल्टीमेटली जनता समझ जाएगी आपके करतूतों को, आपके व्यवहार को, आपकी सोच को। कब तक चलाओगे आप? आखिर में तो आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है आपकी? बर्बादी की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया मान रही है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही सेटबैक वाले आ गई है, आगे पता नहीं कैसा बजट पेश करेंगे लोग। ये स्थिति देश में चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी स्लो डाउन था, महसूस नहीं होने दिया, आज लोग महसूस हो रहा है। परचेजिंग पावर नहीं लोगों के पास में, लोग तो बोलते नहीं बेचारे, स्वाभिमान के कारण से लोग बोल नहीं रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, परंतु उनकी पीड़ा वो जानते हैं, कितनी उनकी इनकम है, कितना उनके पास में सेविंग की हुई है, कितना बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी तो क्या होगा, मकान कैसे बनेगा, चिंता सबको लगी हुई है। इनको चिंता नहीं है, ये घमंड में अहम में चला रहे देश को। अगला सवाल श्री रोहित परिहार जी, इंडिया टुडे मैगजीन से। आपने कहा कि बजरी आपका शायद सबसे ज़्यादा कटु अनुभव था। आपका एक और कटु अनुभव रहा होगा, आपका एक और कटु अनुभव था जब आपके अपने ही पीसीसी चीफ ने विद्रोह किया और 1.5 महीना तक सरकार को रिजॉर्ट्स में रहना पड़ा। तो इस कटु अनुभव के कारण आपकी पार्टी को और गवर्नमेंट को क्या नुकसान हुआ होगा और आप उसकी कैसे भरपाई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उसकी? आप तो हमेशा राजनीतिक क्वेश्चन ही पूछते हो, वही लिखते हैं। क्या जवाब है? जब हम लोग निकले थे जैसलमेर से, जैसलमेर से होटल निकले थे तो अजय बाबू हमारे साथ थे, और दिल्ली से जब बातचीत हुई तो सब लोग आ रहे थे, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहला आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था मीडिया को, फॉरगेट एंड फॉरगिव। एक लाइन में संदेश चला गया पूरे देश के अंदर कि मुख्यमंत्री ने क्या बात कही है। उस मौजूद बात थी उस वक्त में, अभी तो जो बात छोड़ो उनको, बोलो और माफ़ करो, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती थी। अब ये बात तो सबको समझने वाली बात है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैंने दिल से कहा है फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसका मतलब अगर मैंने कोई गलती करी है तो भाई फॉरगेट एंड फॉरगिव करो, उसका मतलब ये भी होता है। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है कि सबके लिए कहा, अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है, किसी के द्वारा कुछ भी हुआ हो, भूलो और माफ करो। अगला सवाल श्री सुरेश योगी, दैनिक नवज्योति से। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे केंद्र सरकार ने जो जीएसपीएच का 2% जीएसडीपी का जो अभी ऋण लेने की सुविधा दी है राज्यों को, तो क्या इस सुविधा से राज्यों की जो कर्ज की जो स्थिति है पहले से बहुत स्थिति खराब है, तो ये राज्यों के लिए लाभदायक रहेगी या फिर क्या स्थिति रहेगी? देखिए इश्यू तो बहुत बड़ा इश्यू है ये। हम लोग चाहते हैं कि आगे भी भारत सरकार चाहिए कि ये छूट मिले आगे भी, जिससे कि वो अपने संसाधन जुटा सके, अपना काम चला सके। और ये मांगने वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये तो फेडरल सिस्टम देश के अंदर है, उस फेडरल सिस्टम के अंदर राज्य और केंद्र सब मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करे। इतनी योजनाएं आती केंद्र से, राज्य इम्प्लीमेंट करता है, वो हमारा शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। जब से गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, तब से शेयर जो पहले 90-10 था मनमोहन सिंह वक्त में, 80-20 था, 70-30 था, 60-40 था, अब वो बराबर ला रहे हैं या उल्टा कर रहे हैं। आप बताइए, तो फिर राज्य कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से विकास कर पाएंगे? हो गया। अगला सवाल
दीप मुखर्जी, इंडियन एक्सप्रेस से। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि राज्य में कई बोर्ड्स और कमीशंस अभी हैं जो खाली पड़े हैं, और रिसेंटली एनसीडब्ल्यू की टीम आई थी तो उन्होंने कहा था कि स्टेट का जो महिला आयोग है वो खाली है और अभी तक भरा नहीं गया, स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। तो सर इनका डिले का क्या कारण है अपॉइंटमेंट्स का, और कब तक ये हो सकते हैं? देखिए सरकार बनते आप बैठो, देखिए इस बार कुछ अजीब स्थिति बनी है। सरकार बनते ही एक तो ये जो बार बार लगती है आचार संहिता लगती है, ये नेशनल इशू बना हुआ है, हर राज्य सरकार दुखी है इससे। बार बार आप सोचो अगर लगेगी आचार संहिता, आप एक सड़क भी नहीं बना सकते वहाँ पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। और एक आपका कोविड भी लगभग पूरा साल ले लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ जो है भगवान किसी के ज़िंदगी में 2020 जो बीता है या बीत रहा है, कल परसों बीत रहेगा, ऐसा साल कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं आए जिसने सबको मतलब जिस चैन से लोग सोते थे, गरीबी में अमीरी में जो भी था, उन सब की स्थिति ऐसी कर दी, पता नहीं कल क्या होगा। ऐसी ऐसी मौतें हुई है कि आपको भी जानते होंगे कई लोगों को कि जो हमारे मिलने वाले थे और ऐसे चले गए जगह कोई उम्मीद भी नहीं थी जाने की। तो ये स्थिति ऐसी बनी है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो कारण मेन कारण रहा कि हम लोग कुछ ढंग से जो करना चाहिए था फैसले, उसकी वजह हमारे जीवन में दिमाग में आया पहले जीवन बचाओ और आजीविका बचाओ। तो मैंने बार बार बात कही है, जीवन बचाना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जहाँ मैं बैठा हूँ आप लोगों ने बैठाया मुझे, और आजीविका बचाना भी मेरा धर्म बनता है। तो उस पर हमारी प्रायोरिटी चल रही है। बाकी काम तो होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी होंगे। अजय माकन जी इन काम को कोऑर्डिनेट करेंगे। लीडरशिप के लिए क्वेश्चन उठाते थे आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जैसे अभी इस पे चुनाव में भी आपको नुकसान होता है, बिहार में हुआ है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चली गई, इस पे क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी को जो पहचानते हैं पुरानी पीढ़ी के लोग, वो ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी देश के अंदर है, ये दिल्ली जो है दिल्ली की अफवाहों के चक्कर में नहीं आने चाहिए हम लोगों को। मैंने अभी एक बाइट दी भी थी मीडिया वालों को कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता वो होता नहीं है। मेरा मतलब यही था उस वक्त कि दिल्ली की अफवाह चला के हम किसी को नेता बना लेते हैं, वो ब्रह्म नेता बना फिरता है, ये पता नहीं कि उसकी जमीन कहाँ पर है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी देश के अंदर है जिसकी 6-6.5 लाख गाँव के अंदर हर गांव में आपको चौकियाँ मिलेगी, आपको परिवारों के अंदर। कोई पार्टी नहीं है। ये बीजेपी वाले ठीक है फतफत कर रहे हैं आगे, क्योंकि माहौल बन गया हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। इनकी मैं तो इनकी नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई डेमोक्रेटिक तरीके जीत हुई है। मैं मानता हूँ इन लोगों ने डेमोक्रेसी के साथ में छोड़ दो, इन लोगों ने डेमोक्रेसी के साथ में विश्वासघात किया है। बीजेपी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र के साथ में विश्वासघात किया है। आप लोकतंत्र की जीत के आने की बात कर रहे हो, जीतते हो, और आप जो आचरण कर रहे हो वो उसके लायक नहीं है, लोकतंत्र के लायक नहीं है। इसलिए बहुत गंभीर बात है। श्री नीरज मेहरा, A1 टीवी। श्री नीरज मेहरा, A1 टीवी। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, कोरोना टीकाकरण को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि पूरे देश में सवाल ये है कि वैक्सीन आ रही है और उसके वैक्सीनेशन को लेकर कई सरकारों के पास तैयारियां नहीं है। क्या आपके पास संसाधन है
किन लोगों को प्राथमिकता से टीकाकरण होगा? क्या आयु वर्ग होगा या पहले मेडिकल स्टाफ होगा या फिर बुजुर्गों को लगाई जाएगी? किस तरह की तैयारी है? क्या कोरोना काल में जिस तरह से आपने देश में अव्वल रहा राजस्थान, तो क्या टीकाकरण में भी हम उम्मीद करें कि आप राजस्थान को अव्वल बनाएंगे वापस? जब राजस्थान को आप खुद मानते हो कि प्रबंधन में हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी, और जब मैंने आपको कहा लगभग 200 वीसी हुई है, आप समझ सकते हो कि कोरोना की जंग जीतना आप सबके प्रदेशवासियों आशीर्वाद से हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रही है। उसी रूप में लड़ी गई है और उसी परिणाम आपके सामने है कि आज जो स्थिति है, RUHS जो बना आपका यहाँ पर, वो भी एक प्रकार मॉडल बन गया देश के अंदर कि किस प्रकार से वहाँ हमारे यहाँ फ्री इलाज है, चाहे 40,000 का इंजेक्शन भी है तो भी फ्री है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। CT स्कैन फ्री है, तमाम इलाज अंदर जाके बाहर आओ तब तक सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री है, कोरोना का भी। वो अलग बात है कि बाहर जाके कोई करवाए प्राइवेट इलाज तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख मामूली बात है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। और आगे भी ये जो वैक्सीन आ रही है, आप देखते हैं अखबारों में भी और TV में क्या क्या आ रहा है, पर हम लोग भारत सरकार के टच में हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से, और हमारी पूरी तैयारी कर रही है हम लोगों ने पूरे राज्यों में ब्लॉक स्तर तक वैक्सीन लगाने की। और भारत सरकार ने मांग करी है कि वैक्सीन को आप फ्री करो और घोषणा करो, क्योंकि बिहार चुनाव था तो कहते बिहार में फ्री मिलेगी, तभी आलोचना हुई थी उनकी कि बिहार में फ्री मिलेगी, चुनाव आ गया, पूरे मुल्क का क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि उसको मैं देखना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर फ्री वैक्सीन लगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग आमंत्रित हैं लंच के लिए। आप सभी लंच के लिए पधारें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन जिन्हें आप देख रहे हैं, और गहलोत सरकार के 2 साल बेमिसाल, और अजय माकन जो आज जयपुर पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 साल की उपलब्धियां रहीं। इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन हुआ। लंबे अरसे के बाद मीडिया से रूबरू हो रहा हूं, ये कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कोरोना की मजबूरी के कारण व्यक्तिगत नहीं मिला, मुझे आप लोगों की ओलियो आ रही है, यानी कि याद आ रही है।